नेक्स्ट बात करते हैं अति क्रस का स्वरूप। जैसे स्थौल्य का स्वरूप देखा कि मोटा व्यक्ति दिखने में कैसे होगा, ऐसे ही क्रश व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति दिखने में कैसा होगा। तो अगर अति स्थूल का कोटेशन आपको याद नहीं है फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए, एग्जाम में बार बार रिपीट होने की बात की जाए, तो उससे ज्यादा ये रिपीट होता है। वो इतना नहीं पूछा गया, वो कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन ये तो ज्यादातर पूछा जाता है। चरक के अंदर भी, यहाँ भी, उसके बाद थर्ड ईयर में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कोटेशन तो पिछला याद नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये सभी को याद करना है। तो अति क्रस का स्वरूप कैसा होगा, वो व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, देखते हैं। शुष्क स्फिग उदर ग्रीवा, जो उसका स्फिग प्रदेश है, बटक रीजन है, वो कैसा होगा, शुष्क होगा। क्योंकि जहां स्थूलता के लिए, जहां पर जो जो रीजन जहां पर फैट का डिपोजिशन होता है, जैसे वहां पर क्या है, मोटापा अधिक होता है, ऐसे ही उन्हीं रीजन पे क्या है, शुष्कता देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां से फैट बिल्कुल क्या है, गायब हो जाएगा। तो स्फिग प्रदेश है, उदर प्रदेश है, और ग्रीवा जो नेक रीजन है वो क्या है, उनमें शुष्कता आ जाएगी एकदम। तभी तो क्या है, उसकी जो क्लेविकल बोन है, ब्यूटी बोन है, वो एकदम क्लियर दिखाई देती है। फिर उसके बाद धमनी जाल संतता। अब अच्छे से सुनना। अब देखो, जो अपनी बोन्स हैं उनके ऊपर कवरिंग किसकी है, मांस की, मेद की, फैट है, मसल्स है, फैट है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्किन आ जाती है, और उसी मांस के अंदर ही क्या है, अपनी जो मसल्स वगैरह हैं उन्हीं में क्या है, जो अपनी सारी कैपिलरीज हैं, आर्टरी वगैरह हैं, ये जो वेन्स हैं वही अपन को ऊपर से दिखाई देती हैं, अपनी आर्टरी अपन को दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन यहाँ पे धमनी से आर्टरी और वेन दोनों मानेंगे, धमनी से केवल आर्टरी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो धमनी जाल संतता का मतलब क्या है, अब जो उसका मेद है, मांस है, वो एकदम शुष्क है, यानी कि जो हड्डियां हैं उसकी, अपन को एक तो आप दोनों व्यक्तियों को इमेजिन करना, एक मोटा और एक पतला, किसकी हड्डियां ज्यादा विजिबल होती हैं। अगर स्किन उस दोनों व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं तो कौन आपको देखते ही लग जाएगा कि इसकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं और उसकी हड्डियां नहीं दिखाई देंगी। तो जिसकी बोन्स क्लियर होंगी उसमें क्या है, फैट तो बिल्कुल है नहीं, तो जो भी कैपिलरीज वगैरह हैं वो क्लियरली विजिबल होती हैं। आप लोग भी ये चीज देख सकते हो, सब में विजिबल होती हैं। जो भी पतला व्यक्ति होगा उसकी जो, एक तो मोटे व्यक्ति की आर्टरी और वेन, जब अपन हाथ को मोड़ मार हाथ को देखते हैं, और एक तो मोटा व्यक्ति देखो, एक पतला देखो, किसकी अच्छे से दिखाई देती हैं, वेन्स जो ऊपर हैं जिसमें अपन कैनुला वगैरह लगाते हैं, वो किसकी ज्यादा अच्छे से विजिबल होती हैं। क्यों, क्योंकि फैट नहीं है उनको कवर करने के लिए। तो धमनी जाल संतता, जो धमनियों का जाल है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। फिर देखो, त्वक अस्थि शेष, उसके अंदर केवल क्या है, मांस तो है नहीं, मेद भी नहीं है, दोनों का क्या है, क्षय हो चुका है। तो त्वक और अस्थि ही शेष रहती है, केवल हड्डियां हैं, हड्डियों को, तभी तो पतले व्यक्ति को जनरली अपन बोलते हैं तो क्या है कि आप, तू तो हड्डियों का ढांचा है, तो केवल हड्डियां ही हैं इसके शरीर में, तो और कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मली बोलते हैं। तो त्वक व अस्थियों का शेष रहना, केवल त्वचा और हड्डियां ही उसमें दिखाई देती हैं, फैट और मसल्स तो, फैट और मांस, जो मेद और मांस है वो तो है ही नहीं, उनका तो क्या है, क्षय हो चुका है, वो तो निर्मित हो ही नहीं रहे, निर्माण उनका हो ही नहीं रहा है। तो जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी हड्डियां ज्यादा अच्छे से दिखाई देती हैं, जिसमें हड्डियां ही शेष रह गई हैं। अब देखो, अब आप जॉइंट पे आना, जो भी अपने जॉइंट हैं, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, जो भी जॉइंट है, एक स्थूल का देखो, एक क्रश का देखो। अब जॉइंट पर भी क्या है, फैट होगा, ठीक है, जॉइंट को भी फैट कवर करेगा, इतना नहीं करता है, और जगह जैसे करेगा बीच वाले पार्ट में। जैसे अगर अपन शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट की बात करें, तो जो अपना जो आर्म होती है उसमें हड्डियां अपन को इतनी विजिबल नहीं होती हैं, और अपना अगर नी जो एल्बो जॉइंट है इसको फील करते हैं तो इसमें हड्डी फील होती है अपन को। लेकिन एक मोटा व्यक्ति है उसमें क्या है, जो पतला व्यक्ति है उससे ज्यादा उसमें फैट होगा, उस एल्बो जॉइंट पर या कोई भी जॉइंट उस पर फैट होगा, उस पर मांस की कवरिंग ज्यादा होगी, जो क्रश व्यक्ति है उसमें इतनी नहीं होगी। तो क्या होगा उस, और या फिर हम ऐसे देखें कि उसकी पूरी बॉडी में मेद और मांस का क्षय है, उसकी पूरी बॉडी में मेद और मांस नहीं है, तो उसकी हड्डियां अपन को अच्छे से दिखाई देती हैं। अब जिस व्यक्ति की हड्डियां अच्छे से दिखाई देती हैं, मतलब उसकी संधियां भी क्या है, एकदम उभरी हुई दिखाई देंगी। तो वही लाइन लिखी हुई है इसमें कि पर्व और संधियां, जो उसके जो जॉइंट्स हैं वो क्या है, अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो
पतले का फील करना एल्बो जॉइंट, एक मोटे व्यक्ति का फील करना या देखना किसका अच्छे से दिखाई देगा, किसका क्लियरली दिखाई देगा, पतले व्यक्ति का, क्योंकि पूरी बॉडी में क्या है, मेद और मांस नहीं है। मेद और मांस होता है तो वो अस्थियों को कवर करे रहता है, कवर करे रहता है तो हड्डियां इतनी अच्छे से विजुअल नहीं होती हैं, ऐसे अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन इसमें तो क्या है, मेद और मांस का क्षय हो चुका है तो उसकी जो बॉडी है वो कैसी दिखाई देगी, अस्थि के कंकाल की तरह दिखाई देगा उसका शरीर। तो इसके अंदर चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। शुष्क स्फिग उदर ग्रीवा पहला पॉइंट, दूसरा धमनी जाल संतता, तीसरा त्वग अस्थिशेष, और चौथा है स्थूल पर्वो नरामता। उसके अंदर जो उसके पर्व हैं, जॉइंट है, वो स्थूल दिखाई देंगे क्योंकि हड्डियां अच्छे से दिख रही हैं। हड्डियां अब जॉइंट में तो है क्या, ज्यादा हड्डियां ही हैं। अगर हड्डियां एकदम अच्छे से दिख रही हैं, मांस नहीं है, तो क्या है, इसके जो स्थूल क्यों बोला है, स्थूल का मतलब यहाँ पे आप मोटे से नहीं लेना, स्थूल का मतलब है कि वो अच्छे से दिखाई देंगे, अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे, इसलिए स्थूल पर्वा बोला गया है। या फिर हम ये बोलें कि उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो भारी दिखाई देंगे। भारी क्यों, क्योंकि एकदम अच्छे से दिख रहे हैं, हड्डियां अच्छे से दिख रही हैं, देखने के लिए, नॉर्मली नहीं है, देखने की वजह से बोला है स्थूल पर्वा नरोमता, क्योंकि धमनियों का जाल भी देखने पर दिखाई देगा। तो अगस्थि शेष है, ये सारा जो स्वरूप है, स्वरूप तो हम देखने की वजह से ही बात कर रहे हैं, कैसा दिखाई देता उस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद अतिकृश व्यक्ति है। अब इसके अंदर वायु ऑलरेडी बढ़ी हुई है। अब देखना, जो दुबला व्यक्ति है वो भी व्यायाम नहीं कर सकता, जो मोटा व्यक्ति है वो भी व्यायाम नहीं कर सकता। स्थूल का हमने पढ़ लिया, क्यों नहीं कर सकता। अब दुर्बल का देखते हैं। अतिकृश व्यक्ति है, वो व्यायाम अधिक नहीं कर सकता। व्यायाम करने से वात प्रकुपित होगी, ऑलरेडी इसके शरीर में वात प्रकुपित हो रखी है, तो क्या है, इसको कष्ट होगा, इसको क्या है, इसको सांस फूलने लग जाएगी, कष्ट बहुत ज्यादा होगा व्यायाम करने में। और दूसरा क्या है, दुर्बल है, क्रश है, एकदम दुर्बल है, ये भी दुर्बल होगा, तो इसके अंदर ताकत नहीं है, तो भी क्या गए, ये व्यायाम नहीं कर सकता। अति मात्रा में किया हुआ भोजन, अधिक मात्रा में ये अगर भोजन कर लेगा, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि अधिक मात्रा में भोजन करने से क्या होता है, कुक्षर अविपाटनम, ये अगर आप लोगों ने सुना हो फिजियोलॉजी में, अगर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, तो वहां पे क्या है, अधिक भोजन से क्या है, पार्श्व में पीड़ा होने लग जाती है, ऐसा होता है। नॉर्मली व्यक्ति है, वो पतला नहीं है, फिर भी उसका होता है कि पार्श्व में पीड़ा होने लग जाती है। अब इसके अंदर जो वायु, जो प्रकोप वायु बढ़ी हुई होती है, वो क्या कर देती है, वो उस अधिक भोजन की वजह से वहां पर तोद भेद करने लग जाती है, तोद और भेद ये वेदनाएं करने लग जाती है। इसकी वजह से ये क्या है, अगर पेट भर के खाना भी खा लेगा तो भी इसको क्या है, पीड़ा होती है। अति पिपासा, ये भी प्यास सहन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जो वायु है मुखशोष, बार बार मुंह को सुखाएगी, वायु का रुक्ष गुण है, बार बार मुंह को सुखाएगी, तो इससे प्यास का वेग भी सहन नहीं होगा। व्याधि, ऑलरेडी व्याधि जो वायु बढ़ी हुई है, और व्याधि अगर ज्यादा हो रखी है, जीर्ण हो रखी है, तो जो मैंने और भी आपको बताया है कि जो तीनों दोषों में वो सबसे ज्यादा कष्टदायी कौन होगा, वात। तो जो भी कोई बीमारी होगी वो इसको कम, और दोनों व्यक्तियों में, स्थूल व्यक्ति है या कफ और पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा कष्ट देने वाली होगी। तीक्ष्ण औषध का सेवन भी हम इसे नहीं करा सकते, क्योंकि तीक्ष्ण औषध सेवन के लिए बल का होना जरूरी है, शरीर में, रोगी में बल का होना जरूरी है कि वो कितना वेग सहन कर सकता है औषध का। लेकिन इस व्यक्ति में क्या है, दुर्बलता रहेगी, तो ये औषध का वेग भी सहन, तीक्ष्ण औषध को सहन नहीं कर सकता। अति शीत, वायु का गुण होता है शीत, ये अति शीत सहन नहीं कर सकता, और ना ही ये अति उष्ण सहन कर सकता है। तो न तो अब जो पतला व्यक्ति है, ठंड में उसको ठंड ज्यादा लगेगी, और गर्मियों में उसको गर्मी ज्यादा लगती है, दोनों ही चीजें उससे सहन नहीं होंगी। फिर उसके बाद है मैथुन को करने में अक्षम होगा। अब यहाँ पे भी वही बात होगी कि आगे इसके स्रोतस बनने नहीं दे रहे हैं, कम डिफरेंस इतना था कि वहां पे मेद नहीं बनने दे रहा था, और यहाँ पे क्या है, जो प्रकुपित वायु है वो आगे धातु का निर्माण अच्छे से नहीं होने देगी, तो इसलिए ये भी क्या है, मैथुन कार्य करने में अक्षम होगा, सक्षम नहीं होगा। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि वायु, जो प्रकुपित वायु है, मैंने आपको वात वृद्धि और प्रकुपित वायु के लक्षण जब पढ़ाए थे तब वहां बात हुई थी अपनी इस बारे में कि इसके अंदर क्या है, अल्टीमेटली बल की कमी हो जाती है, बल का ह्रास हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या है, अगर उसके अंदर बल नहीं है तो भी क्या है, वो मैथुन करने में समर्थ नहीं होगा। उसके बाद इसके
रोग, जो अतिकृष्ट व्यक्ति है, रोग कह लो या उपद्रव, इसको उपद्रव भी बोल सकते हैं, अतिकृष्ट के उपद्रव, ये कुछ रोग हैं, आप 2-4 का नाम याद रखिएगा और वो नाम वही होंगे जो वायु वाले ही होते हैं। तो ये रोग इसको जल्दी होते हैं, या जो दुबला व्यक्ति है वो इन रोगों से पीड़ित अधिक रहता है। अतिकृष्ट व्यक्ति है उसको प्लीहा के विकार ज्यादा होते हैं। कास, वातज कास, इसको वात वृद्धि की वजह से वातज कास। क्षय, वायु बढ़ी हुई होगी, धातु का क्षय जल्दी होता है, तो कोई भी क्षयज विकार है वो भी इसको जल्दी होते हैं। गुल्म तो वायु की वजह से होता ही है। अर्श क्यों होगा इसमें? क्योंकि जो वायु बढ़ी हुई है वो वायु क्या करेगी? विबंध करेगी, कॉन्स्टिपेशन करेगी, और लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन या विबंध रहेगा तो उसको अर्श हो जाएंगे, पाइल्स हो जाएंगे। उदर रोग, ये वायु क्या करेगी? अग्निमांद्य करेगी, अग्निमांद्य करने के कारण उदर रोग। और ऐसे ही गृहिणी रोग का भी मेन कारण क्या होता है? अग्निमांद्य। तो इस वजह से इस व्यक्ति को क्या है? ये रोग हो जाएंगे। अब इनकी चिकित्सा की जब हम बात करते हैं कि स्थूल की चिकित्सा कैसे करते हैं और कृश की चिकित्सा कैसे करते हैं, वो देखना है। तो अभी आपको ये याद रखना है, सेकंड, हाँ, तो अभी आपको ये याद रखना है कि स्थूल को क्रश बनाने के लिए, अब जो मोटा व्यक्ति है उसको अगर हमें पतला करना है तो हमें उसको आहार कैसा देना है। अब जैसे कल अपनी बात हुई थी कि चिकित्सा के 2 उपक्रम होते हैं, संतर्पण और अपतर्पण। तो अगर हम स्थूल व्यक्ति में बात करें तो हम कौन सी चिकित्सा देंगे? इसमें अपतर्पण चिकित्सा देंगे, और कृश व्यक्ति में संतर्पण। क्योंकि अपतर्पण से क्या होगा? स्थूल के अंदर वायु बढ़ेगी, वायु बढ़ेगी तो कफ का क्षय होगा। और कृश के अंदर संतर्पण देंगे, वो क्या करेगा? संतर्पण वायु की कमी करेगा और कफ को बढ़ाएगा। लेकिन इसमें जब आहार की बात करते हैं, जैसे हमने इसकी संप्राप्ति में देखा था कि इस व्यक्ति को बार बार भूख लगती है, तो हमें इसको ऐसा खाना खिलाना है जिससे इसको जल्दी भूख ना लगे। यानी कि ऐसा खाना दो जो लंबे टाइम तक डाइजेस्ट होता रहे, जो जल्दी डाइजेस्ट ना हो। क्योंकि अगर हल्का खाना दिया इसको, जैसे बोलते हैं कि ऐसा कोई हल्का फुल्का खा लो, सैलेड खा लो, ऐसा कुछ खा लो, तो फिर उसको भूख लग जाती है वापस से। तो इसको हमें गुरु आहार देना है। सही सिद्धांत तो यही है इसका कि इसे हम गुरु आहार देंगे। अब गुरु आहार देंगे तो क्या है? गुरु आहार पचने में क्या है? टाइम लेगा, थोड़ा टाइम तो लेगा। एक तो लघु आहार का पाचन का समय देखो, एक गुरु आहार का पाचन का समय देखो, दोनों में से जल्दी पाचन किसका होगा? लघु का। अब इसमें जैसे ही अगर स्थूल व्यक्ति को लघु आहार दिया, वो तो जल्दी से पच जाएगा, उसको तो फिर से खाना चाहिए, उसको फिर से भूख लगाएगी। तो इसमें इसीलिए हम क्या देते हैं? गुरु आहार देते हैं। गुरु आहार देने का, अब गुरु आहार से आपको ये नहीं समझना है कि गुरु आहार तो इसके अंदर कफ को बढ़ाएगा। गुरु आहार देने के लिए उनका पर्पज कुछ अलग है। पर्पज ये है कि गुरु आहार देंगे तो इसमें डाइजेशन क्या है? लंबे टाइम तक चलता रहेगा, उसको वापस से भूख नहीं लगेगी। अगर आमाशय भरा रहेगा तो उसको भूख नहीं लगेगी। और इस व्यक्ति में क्या है? हम उसे लघु आहार देंगे। अब लघु आहार जल्दी उसका डाइजेस्ट हो जाएगा, लघु आहार जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या है? बार बार उसे भूख लगेगी, और कृश व्यक्ति बार बार खाएगा तभी तो मोटा होगा। इसमें तो क्या है? उसको भूख लगती ही नहीं है। तो हमें उसको आहार कैसा देना है? लघु। और चिकित्सा के उपक्रम की बात करें तो यहाँ पर तो हमें अपतर्पण कराना है और यहाँ पर हमें संतर्पण कराना है। तो इसमें गुरु आहार देना चाहिए और अपतर्पण कराना चाहिए। इसमें क्या है? लघु आहार और संतर्पण कराना चाहिए। तो ये आपके जो अष्ट निंदित व्याधियां हैं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। उसके बाद है अपना अगला टॉपिक, व्याधि शमत्व। व्याधि शमत्व और देखते हैं। व्याधि शमत्व के अंदर क्या है? अब इससे आप क्या समझते हैं? ये है अपना, अगर वन वर्ड में हम इसकी बात करें तो ये अपना इम्यून सिस्टम, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी एंटीजन आ रहा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसके लिए अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, वही अपना क्या है? व्याधि शमत्व है। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोग से बचने की, रोग से प्रतिरोधक यानी कि रोग से बचने की क्षमता को ही क्या बोला है? व्याधि शमत्व, यानी कि इम्यूनिटी। हम इसे डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं इम्यूनिटी से। अब क्या है? अब 2 तरह के व्यक्ति होते हैं या 2 तरह का आहार होता है, हितकर और अहितकर। अब 2 तरह के व्यक्ति मान के चलना आप, तभी आपको पूरा व्याधि क्षमता अच्छे से समझ आएगा। कि एक आदमी है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, और एक है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होता है, कुछ भी उल्टा सीधा खाया तुरंत बीमार होता है। और एक व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, वो कुछ भी खा ले वो बीमार नहीं होता।
तो अब इसमें आगे बात क्या आने वाली है कि अहितकर आहार सेवन करने से जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति डेली निदान सेवन कर रहा है या अहितकर आहार कर रहा है तो वो बीमार होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। वो भले ही कुछ भी खा रहा है, भले ही वो कितनी भी आइसक्रीम खा रहा है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसको कोल्ड नहीं होगा, उसको कफ नहीं होगा। और एक व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम डाउन है, वो उसने थोड़ा सा भी ठंडा पानी भी पी लिया, उसको खांसी जुकाम लग जाएगा। तो एक तो है कि अहितकर आहार सेवन करने वाले पुरुषों में दोष सदैव रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। अब इसका कारण क्या है कि मतलब उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम क्या है, मजबूत है, स्ट्रांग है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तभी भी उसने अहितकर आहार सेवन किया, फिर भी वो बीमार नहीं हुआ। या फिर हम आगे बात करें, क्योंकि सभी अपत्य आहार तुल्य दोष वाले नहीं होते। अब यहाँ पे ये भी बोल दिया कि जरूरी नहीं है कि सभी अपत्य आहार जितना अधिक मात्रा में दोष को प्रकोपित करने वाले होते हैं। यहाँ पे भी अलग है, जैसे कि हम मटर का सेवन कर रहे हैं या मांस उड़द की दाल है उनका सेवन कर रहे हैं, वो दोष को अधिक मात्रा में ज्यादा प्रकोपित करते हैं, और कोई निदान है वो इतना प्रकोपित नहीं करेगा। आपको समझाने के लिए बोला है। तो जरूरी नहीं है कि हर तरह का जो अपत्य आहार है वो बराबर दोषों को प्रकोपित करे। तो सभी दोष भी समान बल वाले नहीं होते। यानी कि अब यहाँ पे भी क्या बोल दिया कि उस व्यक्ति के अंदर वात पित्त कफ का मान लो प्रकोप भी हो गया, तो ये भी जरूरी नहीं है कि ये वो उसके अंदर क्या है रोग उत्पन्न करें, क्योंकि सब कहानी किस पे आके रुक जाती है, उसके इम्यून सिस्टम पर, उसके व्याधि क्षमत्व पर। तो सभी दोष भी समान बल वाले नहीं होते तथा शरीर भी समान रूप से व्याधि क्षमत्व में समर्थ नहीं होते। अगर ऐसा होता कि सभी व्यक्तियों का व्याधि क्षमत्व एक जैसा होता, स्ट्रांग होता या वीक होता, तो या तो सभी बीमार होते या सभी कभी बीमार ही नहीं होते। जिसका सभी का अगर अच्छा ही होता तो कभी कोई रोगी ही नहीं होता, और सभी का खराब होता तो इस संसार में कोई स्वस्थ ही नहीं होता, सभी रोगी होते। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसका इम्यून सिस्टम या किसी का व्याधि क्षमत्व कैसा है। ये बातें आपकी बताई गई हैं चरक सूत्र 30 के अंदर। हितकर और अहितकर भोजन के हर प्रकार का, जरूरी नहीं है वो लगातार हितकर भोजन, कोई भी व्यक्ति है वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाता फिर भी बहुत ज्यादा बीमार होता है, और कोई व्यक्ति है वो आए दिन उल्टा सीधा खाता ही रहता है, अहितकर सेवन करता ही रहता है, फिर भी वो इतना बीमार नहीं होता। क्योंकि ये सारा भोजन है वो उनको रोगों से शरीर को बचाने वाला कौन है, व्याधि क्षमता। और जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा, वो भले ही अहितकर भोजन कर रहा हो वो इतना बीमार नहीं होगा, और जिसका अच्छा नहीं है वो कितना भी हितकर कर ले वो बीमार होगा ही। इसकी बात ऐसे चली थी कि हितकर अहितकर भोजन की मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो आत्रेय हैं उनके शिष्य ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर सभी हितकर भोजन का ही सेवन करते तो फिर रोग उत्पन्न होते ही क्यों है। सब लोग ज्यादातर हितकर भोजन का अगर सेवन उस टाइम पे तो करते ही थे, अगर हितकर सेवन कर रहे हैं फिर भी रोग ही क्यों होते हैं। तब आचार्य ने बताया था कि जरूरी नहीं है, आहार पर ही सब कुछ डिपेंड नहीं करता, उस व्यक्ति के बल पर, उसके व्याधि क्षमत्व पर व्याधि का होना और ना होना डिपेंड करता है। ऐसे इस चैप्टर की शुरुआत होती है चरक सूत्र 30 की, आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद इसकी परिभाषा देखते हैं, व्याधि क्षमत्व की परिभाषा क्या है। तो व्याधि क्षमत्व के अंदर आपको दो शब्द याद रखने हैं। व्याधि क्षमत्व क्या है, व्याधि के बल का विरोध करने वाला, यानी कि डिजीज अगर हो चुकी है तो उसके सिम्टम्स को कम करने वाला, उसके बल को कम करने वाला या उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने वाला। और एक व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक, एक व्याधि को उत्पन्न होने से, उसको उत्पन्न ही नहीं होने देना। तो दो तरह का होता है व्याधि क्षमत्व, ये एक तो व्याधि के बल का विरोधी, व्याधि बल विरोधी, और व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक, यानी कि उसको उत्पन्न होने से रोकना, और अगर उत्पन्न हो गई है तो उसके बल को कम करना, उसके लक्षणों की तीव्रता को कम करना, ये काम है हमारे व्याधि क्षमत्व का। तो जो व्याधि बल विरोधी है उसको इम्यूनिटी से देखते हैं, तो उसको बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपका मॉडर्न का भी इम्यूनिटी का चैप्टर है, लेकिन वो थर्ड चैप्टर के अंदर आएगा, तब वहां बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और नेचुरल कॉन्जेनाइटल, वहां सबकी बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां अच्छे से बात करेंगे। तो व्याधि बल विरोधी को किससे कोरिलेट किया गया है, अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। और इन्नेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी से किसको कोरिलेट किया गया है, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक को। अब
बल अगर आप लोगों ने सुना हो, सहज, कालज और युक्तिकृत, 3 प्रकार के बल होते हैं। तो जो व्याधि बल विरोधी है इसको क्या बोला जाता है? इसे युक्तिकृत बल भी बोला जाता है। अब अब युक्तिकृत क्यों बोला? युक्ति यानी कि हम युक्ति लगा रहे हैं, हम युक्ति लगा रहे हैं या चिकित्सक युक्ति लगा रहा है। युक्ति प्रमाण योजना बना रहा है। योजना किसकी? अच्छा आहार विहार करने की, ठीक है, और व्यायाम और कर्म करने की, जिनसे क्या है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, उसकी पावर बढ़े। तो ऐसी युक्ति लगाना, इसीलिए इसको युक्तिकृत बल कह दिया। तो इसे युक्तिकृत बल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने हाथ में, ये हर व्यक्ति के हाथ में व्याधि बल विरोधी या युक्तिकृत बल अपने हाथ में होता है। अपने ऊपर है कि हम कितना अच्छा आहार विहार कर रहे हैं, हम डेली व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो अगर हम ये सारे काम ढंग से कर रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा होगा। तो जो युक्तिकृत बल है, तो इस प्रकार का जो व्याधि क्षमत्व है वो व्यक्ति के आहार विहार पर निर्भर करता है। यानी कि अगर वो पौष्टिक आहार खा रहा है, व्यायाम आदि कर्म कर रहा है, तो क्या है, उसका व्याधि क्षमत्व जो है वो दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा होगा। एक बात करते हैं व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक, इसको सहज कहते हैं, यानी कि इसमें अपना कोई रोल नहीं है, ये तो हमें बचपन से मिला है, ये हम जब पैदा हुए हैं तभी से अपने साथ है, तो इसे सहज बल भी कहते हैं। और ये क्या है, ये व्याधि को उत्पन्न होने से रोकता है। कई सारी व्याधियां हैं जो अब एकदम इरेडिकेट हो चुकी हैं, क्योंकि अब क्या है, बचपन में ही जब भी बर्थ होती है तब क्या है, अपन को वैक्सीन दे दी जाती है, या फिर कुछ जो है एंटीबॉडी वो मदर से मिल गई, प्लेसेंटा से मिल गई, कोलेस्ट्रॉम से मिल गई। तो वो जो है वो क्या है, अपन को व्याधि उत्पन्न नहीं होने देती। या फिर हम इनकी भी बात छोड़ें तो अपनी बॉडी की बनावट, जैसे अपनी बॉडी का पीएच, टेम्परेचर, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये चीज़ें भी क्या है, इम्यून सिस्टम में बहुत रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी वहीं आएंगी, जब आप मॉडर्न वाली इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यह स्वाभाविक रूप से क्या है, जन्मजाति मिलती हैं, ये बचपन से ही मिलती हैं, इसमें अपन को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है व्याधि क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, यही पेज है, इसको भी करते हैं। तो अब जैसे कि ये अपने हाथ में, ये अपने हाथ में, ठीक है, और जैसे बात हुई कि दो व्यक्ति हैं, एक का इम्यून सिस्टम अच्छा है, एक का वीक है, तो उस हिसाब से आपको ये पूरा पेज समझ में आ जाएगा, आप दोनों व्यक्तियों को ध्यान लेके चलिएगा, ठीक है। और आहार विहार को अब जैसे जैसे जो आए आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अहितकर आहार का सेवन करने से दोष दूषित होकर कभी कभी तो अनेक व्याधि उत्पन्न करते हैं। डिपेंड करता है व्याधि क्षमत्व पर। उसने अहितकर खाया, उसके दोष दुष्कृपित हुए, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। या फिर एक व्यक्ति है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि अपन ऐसे समझ सकते हैं, एक ही खाना खाया था, एक ही घर में दो लोगों ने, एक को फूड पॉइजनिंग हो गई, एक को कुछ नहीं हुआ। तो जिसको कुछ नहीं हुआ उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो कभी कभी कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार व्याधि का उत्पन्न होना या न होना किस पर डिपेंड करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। और इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम क्या कहते हैं, व्याधि क्षमत्व। यही अपना क्या है, व्याधि क्षमत्व। यानी कि अगर ये अच्छा है तो कितना भी अहितकर भोजन करो आपको रोग नहीं होंगे, या कितना भी अच्छा करो, अगर वीक है इम्यून सिस्टम तो रोग आपको होगा ही। तो अहितकर आहार विहार की दोष कारकता, अब जो अहितकर आहार विहार है वो कैसे कैसे, कब ज्यादा अहितकर होगा, कब कम अहितकर होगा, ये डिपेंड करता है किस किस पर, किस देश में उसका सेवन किया जा रहा है, या किस देश में वो उत्पन्न हुआ है, किन किन चीजों के साथ अनुपान या संयोग करके लिया जा रहा है, कौन से काल में उस आहार का सेवन किया जा रहा है, उस आहार का वीर्य क्या है और कितनी मात्रा में उसको खाया जा रहा है। इन बातों पर अहितकर आहार विहार को दोष, अहितकर आहार विहार की दोष को बढ़ाने वाली या प्रकोपित करने वाली क्षमता डिपेंड करती है। इन इन जो 4-5 चीजें हैं इन पर। अब जैसे बात करें, एक ही एग्जाम्पल रखा है जिससे आपको अच्छे से समझ पाए कि देश के अनुसार अहितकर आहार क्या प्रभाव करेगा। अब मान लो कि एक व्यक्ति है जो आनूप देश में रहता है, एक व्यक्ति है जो जंगल देश में रहता है, ठीक है। तो आनूप देश में कफ और पित्त बड़े होंगे, उसमें जंगल में क्या होता है, वात और पित्त बड़े रहते हैं, ये नॉर्मली बात होती है, ठीक है। तो जो व्रीहि धान्य है, व्रीहि धान्य वो कैसा होता है, खुद कफ और पित्त दोनों होगा, पित्त वर्धक होता है और गुरु होता है,
ठीक है, ये इसका खुद का स्वभाव होता है। जैसे यव की बात करें, यव लघु होता है, ऐसे ही व्रीहि धान्य क्या है, पित्तवर्धक होता है और गुरु होता है। अगर इसका सेवन अनुपदेश में किया जाएगा तो ये क्या होगा, अहितकर होगा। अनुपदेश में करेंगे इसका सेवन तो अहितकर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्वभावतः क्या है, गुरु है, और ज्यादा सेवन किया तो अहितकर, कफ को और ज्यादा बढ़ाएगा। और अगर इसी का सेवन अगर हम जांगल देश में करते हैं तो जांगल देश में क्या है, नॉर्मली वायु प्रकोपित है, शरीर के अंदर लघुता रहती है, तो इतना ये भले ही ये अहितकर है, दो व्यक्तियों के बीच की बात चल रही है, दो देश के बीच की बात चल रही है कि व्रीहि धान्य में को एक व्रीहि धान्य का सेवन एक तो अनूप देश का व्यक्ति कर रहा है, एक जांगल देश का, वो ज्यादा अहितकर कौन से व्यक्ति के लिए होगा, वो होगा अनूप देश वाले के लिए, क्योंकि वहां पर वो रोग उत्पन्न करने में ज्यादा प्रबल होगा। क्योंकि एक तो वो आहार ही कैसा है, अहितकर है, दूसरा उसको फैक्टर भी उसको बढ़ाने वाले ही मिल गए, तो जंगल में वो क्या होगा, अनूप के कंपैरिजन में कम अहितकर होगा। उसके बाद संयोग की बात करते हैं कि अगर वही व्रीहि धान्य का सेवन अगर तुम दही के साथ और फाड़ित के साथ करते हो, तो व्रीहि धान्य क्या है, पित्तवर्धक है, पित्तवर्धक है यानी कि उष्ण होगा, तो ये खुद भी क्या होता है, उष्ण होता है। दही का वीर्य उष्ण होता है, पाणित का वीर्य उष्ण होता है, और ज्यादा कैसा हो जाएगा, ये अहितकर हो जाएगा। और वहीं इसका सेवन अगर मधु के साथ किया जाए, कि व्रीहि धान्य कैसा होता है, गुरु होता है, मधु कैसा होता है, लघु होता है, लघु होता है यानी कफ को कम करने वाला होता है, तो वो क्या होगा, कम अहितकर होगा। तो ये संयोग की यानी कि किसके साथ उसका सेवन कर रहे हैं उसके आधार पर भी डिपेंड करता है भोजन का अहितकर होना, कि ज्यादा अहितकर होगा कि कम अहितकर होगा। ऐसे ही काल की बात करते हैं, व्रीहि धान्य पित्तवर्धक है, अगर शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप रहता ही है, शरद ऋतु में इसका सेवन किया तो ये क्या होगा, अहितकर। और यहाँ पर केवल हेमंती लिखी गई है, लेकिन शरद के अलावा अगर जैसे शिशिर है और ऋतुओं में अगर इसका सेवन करते हैं तो क्या होगा, ये अल्प अहितकर होगा। क्योंकि हेमंत में तो क्या करते हैं हम, जनरली भी गुरु भोजन का ही सेवन करते हैं, और व्रीहि धान्य गुरु होता है, तो ये इतना नुकसान नहीं करेगा जितना ये शरद ऋतु में करता है। उसके बाद वीर्य की बात करते हैं, व्रीहि धान्य खुद उष्ण वीर्य है, पित्तवर्धक है, और उष्ण वीर्य द्रव्यों के साथ ही इसका सेवन किया तो ये क्या होगा, अहित ज्यादा मात्रा में अहितकर होगा। अगर शीत वीर्य के साथ सेवन करते हैं तो ये कम अहितकर होगा। फिर प्रमाण, अगर अधिक मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली, मात्रा ज्यादा ले ली व्रीहि धान्य की, तो ज्यादा अहितकर होगा। बहुत एक आध दो चम्मच ही खाया, मात्रा बहुत कम ली इसकी, तो ये क्या होगा, कम अहितकर, अल्प अहितकर होगा। तो इन पर भी भोजन का हितकर, भोजन का जो हितकर है या अहितकर है, अब ऐसे हमने अहितकर की बात की है, लेकिन ऐसे ही हितकर हो सकता है। हितकर भोजन को अगर तुम बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हो तो वो अहितकर में बदल जाएगा। बहुत ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, वो दोषों को प्रकोपित कर देगा। तो ये जो 5 फैक्टर हैं, ये इन पर डिपेंड करता है उनका कितनी मात्रा में वो अहितकर होंगे, कितनी मात्रा में दोष को बढ़ाएंगे, या कितनी मात्रा में उपद्रव करेंगे, या किसके लिए वो ज्यादा अहितकर है, किसके लिए वो कम अहितकर है, वो इन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये आपका एक और चैप्टर व्याधि क्षमत्व ये कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है ओज, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।